बहुत बहुत बहुरीत विपस्सी कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। फिर है की जो कसे तेई साचे कौटी जल पे एक कसे परे जल जात बही ताजी तेई मिलन न मोह मन मधुरी नीर के ताउर के मीत। देख रहे हैं तो तरुण नहीं खाते हैं शरबत पियर न पान। ये आगे कौन बोल रहा है? सर उज्जवल। आवाज उज्जवल बिल्कुल सर। नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए आगे। उज्जवल सर, उज्जवल बोल रहा है। मैं यहाँ से म्यूट कर दूंगा उज्जवल, तो फिर बोल नहीं पाओगे। देखें यहाँ पे, कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत विपत्ति कसौटी ये कसे तेई साचे मीत। अर्थात रहीम दास जी कहते हैं कि संपत्ति के समय तो बहुत लोग सगे बन जाते हैं। संपत्ति का मतलब होता है सुख। संपत्ति का अर्थ होता है, मैं नीचे लिखे देता हूं, संपत्ति का अर्थ होता है यहाँ पर सुख, है ना। ये संपत्ति लिखा है और मैं भी संपत्ति लिखूं, संपत्ति ना लिखूं, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। यद्यप ये संपत्ति शुद्ध है और संपत्ति जो है ये काव्य की भाषा है। संपत्ति माने सुख। तो रहीम दास जी कहते हैं कि संपत्ति के समय तो लोग सगे बन जाते हैं। बनत बहुत बहुरीत, रीत माने होता है तरीका यहाँ पर, ठीक है। रीत माने होता है तरीका, मार्ग, पंथ। तो लोगों से बहुत सारे तरीके बनते हैं आपके सगे बनने के। जब आप सुख में हैं, आपके पास पैसे हैं, संपत्तिवान है, सब कुछ है, तो बनत बहुत बहुरीत, लोगों से बहुत सारे तरीके बनते हैं आपके सगे बनने के। रहीम दास जी कहते हैं। फिर कहते हैं विपत्ति कसौटी ये कहते हैं, अर्थात विपत्ति पर जो खरा उतरे, विपत्ति की कसौटी पर कसे पर जो खरा उतरे, अर्थात जो विपत्ति के समय, विपत्ति बने होता है दुख, विपत्ति का मतलब होता है दुख, ठीक है। दुख के समय जो भी आपके काम आए तेई साचे मीत, वही सच्चा मीत है। मीत मतलब मित्र। आई बात समझ में? तो एक बार फिर समझिए, रहीम दास जी कहते हैं कि संपत्ति के समय यानी सुख के समय बहुत लोग सगे बन जाते हैं और सगे बनने के उनको बहुत सारे तरीके आते हैं। बनत बहुत बहुरीत, उनको बहुत सारे तरीके आते हैं। और विपत्ति कसौटी ये करते हैं, यानी विपत्ति की कसौटी पे जो खरा उतरे, विपत्ति की कसौटी पे जो खरा उतरे, अर्थात विपत्ति के समय जो काम आए यही साचे मीत, वही सच्चा मित्र होता है कि नहीं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत अच्छा स्थिति में है, तो आपके स्कूल में बहुत सारे मित्र रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारी समस्याएं हैं, आप बहुत दिनों बाद स्कूल में आए हैं, आपको बहुत सारी नोटबुक चाहिए, बहुत सारी हेल्प चाहिए दूसरों की, तो कोई आपकी मित्रता स्वीकार नहीं करेगा, सोचेंगे कि हमें इनकी बहुत मदद करनी पड़ेगी। तो आ गई बात समझ में? क्लियर? चलिए, तो इसको हम मिटा देते हैं और अर्थ आ गया ना समझ में? चलिए, तो मैं किसी से अर्थ पूछता हूँ, देखते हैं कौन बताएगा। शुभ अग्रवाल, शुभ अग्रवाल। यस सर। हाँ, आपसे अगर किसी ने पूछ लिया कि इस दोहे का अर्थ बताइए, तो आप क्या बताएंगे? सर बताएं। बिल्कुल। कहीं रही मतलब जिसके जो अगर किसी के पास संपत्ति होती है तो उसके एक रीत बन गई है, जिसके पास सब कोई बहुत लोग आते हैं, मतलब सोचते कि ये हम तो इसके दोस्त हैं। लेकिन अगर किसी के ऊपर कोई कसौटी आती, मतलब कोई दिक्कत होती है, तो जो वही उसमें साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। हाँ, विपत्ति कसौटी जे कह सके, मैंने विपत्ति के समय में जो साथ दे वही सच्चा मित्र कहलाएगा। बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब मैं इसी से एक मीनिंग पूछूंगा। पूछे? मैं जरा मीनिंग नीचे के मिटा देता हूँ,
संपत्ति माने सुख, रीत मतलब तरीका, विपत्ति माने दुख, मीत मतलब मित्र। चलिए पूछते हैं नील सेन, क्या सुन रहे हैं आप हमें? नील सेन, हाँ नील सेन, आपको ये बताना है कि मीत का क्या अर्थ होता है, मीत का। हाँ नील सेन बोलिए, मीत का क्या अर्थ होता है? मित्र। मित्र। अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए 23 साँचे मित्र, इन 3 शब्दों को किस अर्थ में आप कह सकते हैं? 23 साँचे मित्र का क्या मतलब होता है? मित्र होता है जो मदद करता है। वही सच्चा मित्र है। 23 साँचे मित्र, 23 माने होता है वही, साँचे माने सच्चा, मीत मतलब मित्र, वही सच्चा मित्र है। ठीक है, तो अब जरा और कुछ पूछ लेते हैं। इधर कौन दिख रहा है मुझे? आदित्य, आदित्य क्या सुन रहे हैं? आदित्य, आदित्य, चलिए नहीं नहीं सुन रहे हैं, चले हाँ किसी और से पूछता हूँ। आयशा जावेद, आयशा जावेद, क्या मेरी आवाज आ रही है? आयशा जावेद, आयशा जावेद को मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही? चलिए कोई बात नहीं है। इधर शुभम पटेल, देख मेरे से म्यूट लगा था ना। यस सर। अच्छा एक मिनट शुभम, आयशा कुछ बोलना चाहती है। हाँ आयशा बोलिए। ये सर आ रही है, वो सर म्यूट में लग गया था ना, इसलिए नहीं आ रही थी। हाँ हाँ वो म्यूट आपको मुझे दिख रहा था। कहीं रही संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, ये ऊपर वाली लाइन का क्या आप अर्थ बता सकती हैं? क्या अर्थ होगा इसका? सर किस लाइन का? सबसे ऊपर वाली लाइन का? बिल्कुल, कहीं रही संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। इसका मतलब है सर कि रहीम दास जी कहते हैं कि जब हमारे पास धन होता है तब हमारे सभी मित्र होते हैं, हमारे पास सब मतलब आ जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन सच्चा मित्र वो होता है जो हम कठिनाई मुसीबत में हमारा साथी बना रहे। बहुत अच्छा आपने बताया, लेकिन हमें केवल पहली लाइन का अगर अर्थ जानना है तो आपने जो बताया था संपत्ति के समय बहुत लोग सगे बन जाते हैं, और इस लाइन का मतलब है बनत बहुत बहुरीत। तो उम्मीद है आपको ये दोहा सबके समझ में आ गया है। अब मैं आपको दूसरा वाला बताता हूँ, ठीक है? यस सर। चलिए तो दूसरा वाला हम लिखते हैं। जाल परे जल जात बही, जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, तज मीनन को मोह। जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छोह। रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छोह। हाँ, आप ये समझिए कि जो लोग मछली पकड़ने जाते हैं तो नदी की धारा में जाल लगा देते हैं, और जाल लगा देने से क्या होता है कि जो मछली उस पानी की धारा में बह रही होती है तो मछली तो जाल में फंस जाती है, लेकिन पानी उस मछली का साथ छोड़ करके आगे बह जाता है, पानी तो जाल में फंसता नहीं है। लेकिन अगर वो मछली किसी तरीके से उस जाल से निकल गई तो भी वो पानी का साथ नहीं छोड़ती है। अर्थात पानी और मछली की जो मित्रता है वो कितनी घनिष्ठ है, लेकिन पानी गद्दारी करता है। कैसे? जैसे मछली जाल में फंस जाती है
तो उसे मछली का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक मित्र दूसरे मित्र का मुसीबत में साथ नहीं छोड़ता है, लेकिन पानी साथ छोड़ करके आगे चला जाता है। लेकिन मछली क्या करती है कि अगर बच गई तो भी वो पानी का साथ नहीं छोड़ती है। नहीं छोड़ती। जाल पड़े जल जात बही। देखिए, जब जाल पड़ता है सामने तो जल बह जाता है। जब जाल पड़ता है सामने, परे मने पड़ता है धारा में, जब जाल नदी की धारा में पड़ता है तो जल जात बहे, पानी बह जाता है। तज मीनन को मोह, तज मने त्याग कर, मीनन मने मछलियों का, मोह मतलब मोह प्रेम, है ना। मछलियों का मोह त्याग करके जल बह जाता है। क्लियर हुआ? आई बात समझ में? जाल पड़ने पर मछलियों का मोह त्याग करके पानी बह जाता है, ये इसका मतलब हुआ। अगर मीनिंग हमें लिखना है तो तज त्याग कर, मीनन का मतलब मछली, मीन माने मछली होता है, मीनन यानी मछलियों, ठीक है, उसका बहुवचन भी कर सकते हैं। मोह यानी आप जानते हो, मोह मतलब प्रेम, ठीक है। रहीमन मछली नीर को, लेकिन रहीम दास जी कहते हैं कि मछली नीर का कऊ न छाड़त छोह। छोह मतलब भी प्रेम होता है, छोह मतलब प्रेम स्नेह, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, प्रेम और स्नेह। लेकिन मछली फिर भी पानी का साथ नहीं छोड़ती। तऊ मने फिर भी, यस सर। छाड़त मने छोड़ती है, छो मने छो, फिर भी नहीं छोड़ती है रहीमन मछली नीर को। तऊ छाड़त, तऊ अभी एक जगह यहाँ पे ना है, तऊ ना छाड़त छो, ना नहीं लिखा था मैंने, है ना। यस सर। फिर भी मछली नीर का साथ नहीं छोड़ती है, पानी का साथ नहीं छोड़ती है। यस सर। आ गई बात समझ में सबको? तो मैं एक बार और इसको बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए। यस सर। जाल पड़ने पर जल बह जाता है, मछलियों का मोह त्याग कर, ठीक है। रहीम दास जी कहते हैं कि मछली पानी का साथ फिर भी नहीं छोड़ती है, या पानी का प्रेम फिर भी नहीं छोड़ती है। क्लियर? तो देखते हैं इसका अर्थ कौन बताएगा, किसकी समझ में आया है। स्वर्णिमा क्या सुन रही है हमें? यस सर। तो आप इस दोहे का अर्थ बताएंगी? यस सर। बिल्कुल, बोलिए। यस सर। सर, जब जल पर जाल फेंक देते हैं मछुआरे या जो मछली पकड़ने जाते हैं, तो वो मछलियों के लिए अपना मुंह छोड़कर बह जाता है। लेकिन जो मछली होती है, अगर वो पकड़ जाए और उसके बाद वो किसी तरह बच जाए, तब भी वो पानी से अपना मुंह नहीं छोड़ती, तब भी वो पानी में जाके मिल जाती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा बताया आपने। चलिए, तो अब किसी और से पूछते हैं। अनन्या, यस सर। हाँ अनन्या, आपको ये बताना है, ये पहली वाली लाइन का अर्थ, जाल पड़े जल जात नहीं, तज मीनन को मोह। केवल इतना ही बोलना है आपको कि इसका मतलब क्या समझ में आया आपको। सर, जब मछुआरे पानी में वो डालते हैं अपना जाल, तब अगर मछली उसमें पकड़ जाती है तो फिर वो पानी उसका साथ छोड़ देते हैं। पानी उसका साथ छोड़ करके आगे छोड़ बढ़ देते जाता हैं। है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, और मैं पूछता हूँ भविष्य क्या सुन रहे हैं हमें? भविष्य कचेर। यस सर। यस नीचे सर। वाली लाइन का आप क्या अर्थ बताएंगे? रहीमन मछली नीर को तऊ में छाड़त छोड़। सर, रहीम दास जी कहते हैं कि अगर सर, जब जल मछली का साथ छोड़ देता है जाल पड़ने पर, लेकिन अगर मछली जाल से किसी तरह छूट गई तो फिर भी वह जल का साथ नहीं छोड़ती, उसी के साथ मिल जाती है।
बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर हमें ये संदेश दिया गया इस दोहे के माध्यम से, नीति का दोहा है कि हमें लोगों से जब हम मित्रता करते हैं तो हमें पानी की तरह मित्रता नहीं करनी चाहिए, मछली की तरह मित्रता करनी चाहिए। कि कोई मित्र हमारा साथ छोड़ भी देता है विपत्ति के समय पर, तो वो उसका कर्म है, वो उसका स्वभाव है। हमें अपने मित्रों को जल्दी धोखा नहीं देना चाहिए। अगर एक बार वो हमें कोई धोखा दे देता है फिर भी हमें उसके साथ अपनी मित्रता को बनाए रखना चाहिए। हमें मछली की तरह होना चाहिए, ना कि पानी की तरह कि कोई संकट में दिखे उसे छोड़ करके चले जाए। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। मैं अब आपको तीसरा दोहा बताऊंगा। अब दूसरे क्या हुआ? चलिए तीसरा दोहा हम लिखेंगे, और तीसरा दोहा है तरुवर फल नहीं खात है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। कही रहीम परकाज हित, कही रहीम परकाज हित। फिर क्या है? संपत्ति सचहि सुजान, संपत्ति सचहि सुजान। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। तरुवर का मतलब होता है वृक्ष। तरुवर, तरुवर का मतलब होता है वृक्ष या पेड़ जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। और सरोवर मतलब होता है तालाब, सरोवर जिसको आप बोलते हैं तालाब। पान यानी पानी। कहीं रही परकाज हित, परकाज का हित का मतलब होता है परोपकार। परोपकार मतलब दूसरे का उपकार। और संपत्ति सचहि सुजान, यहाँ पे संपत्ति का अर्थ है धन। संपत्ति का अर्थ है धन। सचहि माने होता है एकत्र करना या इकट्ठा करना। और लास्ट में है सुजान, मतलब होता है बाहर है। सुजान मतलब होता है सज्जन, सज्जन लोग। सब मीनिंग लिख दिया मैंने। तरुवर मतलब वृक्ष, सरवर मतलब तालाब, परकाज हित मतलब परोपकार, संपत्ति मतलब धन, इकट्ठा करना, है ना, संचित करना जिसको बोलते हैं। सुजान मतलब सज्जन, ठीक। अब मैं इसका अर्थ बताता हूँ। रहीम दास जी कहते हैं कि तरुवर फल नहीं खात है। जो तरुवर होते हैं, तरुवर का मतलब होता है जो वृक्ष, पेड़, पेड़, हाँ वृक्ष, पेड़। क्या पेड़ कभी अपना फल खा लेते हैं? नो सर, पेड़ अपना फल नहीं खाते, तरुवर नहीं फल खाते। खाते हैं। नहीं खाते सर। उनके फल तो हम ही खाते हैं ना। तरुवर फल नो सर, नहीं खाते। सरोवर पियत न पान, और तालाब अपना पानी नहीं पीता है। नहीं पीता। यस सर, कहीं रहीम तालाब परकाज अपना हित। पानी नहीं पीता। रहीम दास जी कहते हैं परकाज हित यानी परोपकार के लिए ही संपत्ति सचहि सुजान, सज्जन लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं। यानी जो सज्जन लोग होते हैं वो दूसरे के हित के लिए, परोपकार के लिए ही धन इकट्ठा करते हैं, अपने काम में कभी यूज नहीं करते। यानी यहाँ पर सज्जन किसको कहा गया? नहीं करते।
तरुवर को कहा गया, तरुवर भी सज्जन है। पेड़ पेड़ अपने पास फल इकट्ठा करता है लेकिन परकाज हित, दूसरे के हित के लिए। और तालाब पानी इकट्ठा करता यस है सर, अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए, है ना। तो दूसरे के लिए। यस इसी सर। प्रकार से हमारे समाज में बहुत सारे जो राजा महाराजा हैं, सामंत हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, नौकरी पेशा वाले लोग हैं, समाज सुधारक हैं, वो जो धन को इकट्ठा करते हैं तो केवल इसलिए इकट्ठा करते हैं कि उससे वो दुनिया का, समाज का, लोगों का भला कर सके। उस पैसे का प्रयोग अपने हित में कभी नहीं करते हैं। जिस तरीके से वृक्ष फल स्वयं नहीं खाता है, उसी प्रकार से सज्जन लोग जो धन इकट्ठा करते हैं उसका प्रयोग अपने काम में नहीं करते। तालाब जिस प्रकार से अपना पानी नहीं पीता है, उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति अपने धन का प्रयोग अपने लिए नहीं करता। तो नहीं करते। रहीमदास जी कहते हैं कि परोपकार के लिए ही संपत्ति सतह सुजान, सज्जन लोग धन इकट्ठा करते हैं। आगे बात समझ करते में? हैं। आगे बात समझ में? सर अगर यस सर, यस सर। 3 शब्दों का अर्थ जाने, संपत्ति सतह सुजान, सज्जन लोग धन इकट्ठा करते हैं, सज्जन लोग धन अपना धन इकट्ठा संचय कर करते सकते हैं, हैं। इकट्ठा करते हैं किस लिए? परकाज हित। परकाज हित मतलब परोपकार के लिए, परोपकार के लिए, परोपकार के लिए। ठीक है, समझ में? चलिए देखते हैं ज्ञानेंद्र, क्या हमें सुन रहे हो? ज्ञानेंद्र सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह। यस सर। हाँ, आप इस दोहे का अर्थ बताएंगे? यस सर। हाँ बताइए। सर पेड़ अपना फल नहीं खाता और सरोवर अपना पानी नहीं पीता। और रहीमदास जी कहते हैं सर कि सज्जन लोग धन इकट्ठा करते हैं परोपकार के लिए, दूसरे के हित के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश। चलिए आप सर यही है। आराध्या गुप्ता। आराध्या गुप्ता, क्या आप इस दोहे का अर्थ बता सकती हैं? यस सर। बताइए। सर रहीमदास जी अपने इस दोहे में कह रहे हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते हैं, नदी तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार सज्जन और अच्छे व्यक्ति अपने संचित धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं करते, वो उस धन से दूसरों का भला करते हैं। शाबाश, शाबाश, बहुत अच्छा बताया आपने। तो उम्मीद है ये दोहा आपके सबकी समझ में आ गया होगा। ठीक है? यस सर, यस सर। चलिए तो अगला वाला दोहा आपको बता दें। थोथे बादर कुहर के ज्यों रहीम गहरात, थोथे बादर कुहर के। सर कोई आवाज निकाल रहा है। सर बहुत आवाज निकाल रहा है कोई। मैं अगर मुझे पता चला कौन निकाल रहा है तो उसका म्यूट कर दूंगा, तो फिर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा उसका, फिर वो पढ़ नहीं पाएगा वो। कुआर के ज्यों रहीम गहरात, है ना, ये चंद्र बिंदी नहीं लगा इसमें। तो थोथे बादर कुआर के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, धनी पुरुष निर्धन भय। ये आवाज कहीं से आ रही है मुझे, और मैं देख रहा हूँ ये जिसका जिसका खुला हुआ है, पुष्पेंद्र शुक्ला, प्रखर, ये म्यूट करो जल्दी। सत्येंद्र प्रताप म्यूट करो। सर हमारे यहाँ से नहीं आ रही। हाँ, सर कोई नायरा है। आप अपना म्यूट कर लो तो भी पता चल जाएगा। नायरा कौन है? यस सर। नहीं, नायरा का म्यूट है, नायरा का म्यूट है। अब सबके म्यूट हो गए, अनम्यूट किसी का नहीं होना चाहिए। जब मैं पूछूं तभी अनम्यूट करेंगे आप। धनी थोथे बादर कुआर के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करें पाछली बात।
तो इसका मैं मीनिंग लिखता हूँ आपको। थोथे माने होता है खाली, खाली जिसके अंदर कुछ ना हो। बादल यानी बादल, कुंवर के ज्यों रहीम घैरात, घैरात यानी घरघराना, आप जानते हो गरजना। धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली, पाछली माने होता है पिछली। ठीक, और मुझे नहीं लगता कोई और मीनिंग आपको बतानी है। थोथे बादल कुंवर के, कुंवर का महीना होता है ये जो है, जिस महीने में नवरात्रि होती है ना, उस महीने को कुंवर का महीना कहते हैं। ये चतुर्मासा यानी बरसात का अंतिम महीना होता है। तो 3 महीने जो होता है, आषाढ़ में, सावन में, भादों में खूब पानी बरसता है, बादल खूब गरजते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब कुंवर में बादल आते हैं तो उनका सारा पानी तो पिछले 3 महीनों में बरस चुका होता है, पानी उनमें बसता नहीं है। तो कुंवर के महीने में आके केवल ज्यों रहीम घैरात, जोर जोर से आके गरजते हैं। कुंवर के महीने के बादल खूब आके गरजते हैं। थोथे बादल वो खाली रहते हैं, उन्हें पानी वानी नहीं रहता है, थोड़ी बहुत रहता है पानी, ज्यादा बरसते नहीं, लेकिन गरजते ऐसे हैं कि बहुत बरसेंगे। तो सामान्य अर्थ ये कहेंगे कि जिस प्रकार से कुंवर के खाली बादल घहराते हैं यानी गरजते हैं, जो मैंने जिस प्रकार से, उसी प्रकार से धनी पुरुष निर्धन भय, जो पुराने पहले के लोग जो पहले धनी थे, अमीर थे, अब वो केवल निर्धन हो गए हैं, गरीब हो गए, उनका सारा धन खर्च हो गए। तो करें पाछली बात, वो केवल अपनी पुरानी बातें करते रहते हैं कि मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैं ये करता था, मैं वो करता था। अब उनके पास कुछ है नहीं है करने के लिए। Yes, sir. पुरानी बात से ही लोगों को प्रभावित करते रहते हैं। जिस प्रकार से कुंवर के बादल, उनके पास कुछ रहता नहीं है, पानी वानी, केवल गरजते रहते हैं, उसी प्रकार Yes, से sir. वह पुरुष जो अब गरीब हो गए, पहले धनी थे, तो केवल Yes, sir. कुंवर के बादलों की तरह केवल गरजते रहते हैं, उनके पास अब पिछली कुछ पिछली बचा बातें नहीं, याद करते, केवल पिछली पिछली बातें। बातें करते रहते हैं। तो एक बार और मैं बता दूं, रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से कुंवर के खाली बादल गरजते रहते हैं, खाली बादल गरजते रहते हैं, उसी प्रकार से वे पुरुष जो पहले धनी थे अब निर्धन हो गए हैं, केवल पुरानी बातें करते रहते हैं। करते हैं। यस सर। ओके, यस सर। चलिए, तो ये समझ में आ गया। इसके बाद में लास्ट वाला बता दूं आपको। यस सर। लास्ट वाला है, धरती की रीत है, धरती की रीत है, धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेघ, शीत घाम सर और सर आवाज आ रही। सर कोई नायरा आवाज निकाल रही है, नायरा। सर नायरा कोई आवाज निकाल रही है। नहीं, नायरा का म्यूट है, नायरा का म्यूट है। सर बार बार सर अभी अनम्यूट कर निकाल लेती रही है। अभी। सर सर बार वो बार कर लेती अनम्यूट कर लेती है। अच्छा, ऐसा है क्या? ये सर Yes, बार sir. बार म्यूट कर लेती है। चलिए ठीक है, तो मैं इसको अनम्यूट किए देता हूँ, वो म्यूट किए देता हूँ, तो हो गया, कर ही नहीं पाएगी। देखता हूँ इस बार। यस सर, कर दिए। धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेघ, जैसी परे सो सही रहे। जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह, त्यों रहीम यह देह। देखते हैं, धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेघ। देखो इसमें मीनिंग लिखते हैं। रीत का मतलब होता है यहाँ पर, रीत पीछे मैंने बताया था तरीका, और यहाँ पर आदत, ठीक है। शीत मतलब होता है शीत मतलब सर्दी, शीत ऋतु, ठीक है। और घाम,
घाम जानते हो ना, घाम माने गर्मी होता है, धूप। धूप जिसको धूप। बोलते हैं। सर धूप। हाँ, तो यहाँ पे धूप। गर्मी से है मेघ यानी बादल बादल बादल। या वर्षा। यस सर। और देह, देह माने होता है शरीर। बिल्कुल। देखिए, धरती की ऐसी आदत है, धरती की ऐसी आदत है कि वह शीत हो यानी सर्दी हो, गर्मी हो, मेघ यानी बादल यानी बरसात हो, जैसी परे तो सही रहे, जैसी परिस्थिति, परे माने होता है परिस्थिति, ठीक है, जैसी परिस्थिति है वैसे ही सही रहे, उसी को सहन कर लेती है। क्यों रहीम, यह देह, रहीम दास जी कहते हैं देह भी उसी प्रकार की है कि सर्दी में सर्दी को सहन कर लेती है, गर्मी में गर्मी को सहन कर लेती है, मेघ बादल यानी बरसात के समय बारिश को भी सहन कर लेता है। कौन? धरती भी सहन कर लेती है और ये देह भी सहन कर लेती है। यानी धरती और देह की यहाँ पे तुलना की गई है, दोनों की एक सी आदत बताई गई है, दोनों के सामने जो भी परिस्थिति होती है ये उसी को सहन कर लेती है। तो अगर हमको सामान्य रूप में इसका कुछ वाक्यों में अर्थ बताना हो तो इस तरीके से बता सकते हैं कि जैसी धरती की आदत है वैसे ही इस देह की भी आदत है। रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से धरती गर्मी, सर्दी, गर्मी और बरसात को सहन कर लेती है, उसी प्रकार से देह भी इन चीजों को सहन कर लेती है। तो इसका अर्थ आप अपने आप बना सकते हैं। तो उम्मीद है समझ में आपके आ गया होगा। और आपको एक गृह कार्य देता हूं, वो करके आप भेजेंगे। जी सर। गृह कार्य यह है कि इनमें से कोई भी दोहा आपकी समझ में बहुत अच्छे से आया हो, 5 दोहे हैं, जो भी दोहा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो आप उसका भावार्थ लिख करके मुझे भेजेंगे। एक चीज हो गई, ठीक है, किसी भी एक दोहे का। सर, एक दूसरा, कहा किसी एक का। और दूसरा मैं आपको बताता हूं, दोहे से इसमें कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। कहाँ जाना है? तो पहला नहीं आ रही। दूसरा वाला भी नहीं करना, कितना जितना मैंने आपको बताया वही आप कर लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। कोई एक दोहे का भावार्थ लिखना है। हाँ, किसी एक दोहे का आपको भावार्थ लिखना है, बाकी इस पाठ के कोई प्रश्न उत्तर नहीं आपको करने हैं, ठीक है। सर रफ में। नोटबुक में भी। नोटबुक की रफ में। बिल्कुल, आप उसको आप नोटबुक में भी इसी लेसन में आप कर सकते हो, ठीक है। और किसी को ज्यादा बनते हैं, एक से ज्यादा भावार्थ लिखना चाहता है अपनी नोटबुक में, तो एक से ज्यादा भी लिख सकता है वो, लेकिन मिनिमम मुझे एक करके आपको भेजना है, ठीक है। यस सर। यस सर। नोटबुक में पूरे लिख सकते हैं। मैंने कह दिया ना कि आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक जरूर लिखना है। यस सर। और कुछ पूछना है आपको किसी को? नो सर। चलिए ठीक है। तो अगली क्लास कब? क्या सर अब अगली क्लास कब है? शेड्यूल करके बता दिया जाएगा। अभी से निश्चित नहीं होता है कि किसका टाइमिंग पड़ जाए, उस वजह से अभी से निश्चित नहीं होता है। जिस दिन क्लास होती है उसी के 1-2 घंटे पहले बता दिया जाएगा, ठीक है। होगी जरूर जो है, किसी न किसी की क्लास, कभी हिंदी की, कभी मैथ की, कभी सोशल की होती रहेगी, ठीक है। यस सर। नहीं होती तो देरी हो रही है। तो आज का क्लास